अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे वो केमिस्ट्री का है, यूनिट नंबर 1 का एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। पहले जो हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा, मिक्सचर क्या है, कंपाउंड क्या है, बेसिक्स डेफिनेशंस पढ़ी। ठीक है, अब हम जो पढ़ना है वो एटॉमिक नंबर मास। व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड mass number? ठीक है, atomic number और mass number. The atomic number of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of its atom. जो atomic number है ना, एटम है, ये इसका छोटा सा न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इसके न्यूक्लियस के अंदर जो है ना, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स ये बताता है। जो एटॉमिक नंबर है ना, वो बताता है कि एक एटम है, उसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, उनकी कंसेंट्रेशन कितनी है। ठीक है, वो हमें बताता है। तो इसकी डेफिनेशन को हम ऐसे याद करेंगे, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। ये एक एटम है ना, ठीक है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल की ये जो एटम है इसके इर्द गिर्द मूव करेंगे ऑर्बिट के, वो होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एटम का, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर हमेशा इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, जो कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर होगा। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा सिंबल Z से। ये रिप्रेजेंटेशन है एटॉमिक नंबर की। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स हो गए। All of atoms of an element have the same number of protons in their nuclei and they have same atomic number. जितने भी एटम्स हैं, किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं, उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है सेम होगा किसके, एटॉमिक नंबर के। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज टू इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स। Hence each element has a specific atomic number. तो हर एलिमेंट का स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जो कि उसको आइडेंटिफाई करता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। मास नंबर क्या है, इसके बाद एक टर्म यूज होगी, जैसे मैंने बताया एटॉमिक नंबर, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। द सम ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, इसका टोटल प्रोटॉन्स एंड द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर के अंदर था द नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू द नंबर ऑफ जो है एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होंगे इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो वो हमारा एटॉमिक नंबर होगा। तो इसकी डेफिनेशन थी एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इक्वल एलिमेंट के, तो वो होगा हमारा एटॉमिक नंबर। जबकि ये सम है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन a nucleus of an atom
किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाएंगे सम, इन दोनों का सम, प्रोटॉन्स का सम, the sum of protons and neutrons present in a nucleus of an atom, ठीक है, इन दोनों का सम होगा mass number। ठीक हो गया, हमारा ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम आती है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, इसकी डेफिनेशन ये शॉर्ट में भी आ जाती है रिलेटिव एटॉमिक मास की, फिर उसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके साथ एक दो एग्जांपल देंगे और आपको शॉर्ट क्लियर। जो रिलेटिव एटॉमिक मास है इसको समझना है आप लोगों ने। रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, जिसे हम AMU भी बोलते हैं, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का, इज द एवरेज मास ऑफ एटम, एवरेज मास है किसी भी एटम का ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, उस एलिमेंट का, एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन कार्बन 12 आइसोटोप। यानी कि जो भी रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको हम कंपेयर करेंगे कार्बन के आइसोटोप से। रिलेटिव एटॉमिक मास में कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसके मास को कंपेयर करना, उसका मास कितना है, और हमेशा कंपेयर करना कार्बन से, कार्बन के आइसोटोप से कंपेयर करना, तो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम। एवरेज मास है किसी भी एटम का, उस एलिमेंट का जिसको हम कंपेयर करते हैं कार्बन के आइसोटोप से, ठीक है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट जो है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, क्या होगा, द एवरेज, एवरेज उसकी जो एवरेज होगी किसी भी एलिमेंट की, उसका मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12, ठीक है, यानी कि 1/12 ऑफ मास, किसके मास के, ऑफ 1/12 मास ऑफ आइसोटॉप, किसका आइसोटॉप, ऑफ एन कार्बन, कार्बन एटम का जो आइसोटॉप है उससे कंपेयर करना। किसी भी एलिमेंट का जो एवरेज मास है, जो एवरेज निकलेगी उसके मास की, उस एलिमेंट के एवरेज मास को कंपेयर करना कार्बन के आइसोटॉप से, हमारा एटॉमिक मास यूनिट या रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट बनेगा। कुछ यहाँ पे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आ जा रहा है कि कोई भी केमिकल फार्मूला है उसको हम कैसे राइट करेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, कोई भी कंपाउंड है ना उसका केमिकल फार्मूला, हर कंपाउंड के केमिकल फार्मूला सबसे पहली बात। एंड एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, और हम किसी भी एलिमेंट को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स आर रिटन कीपिंग द फॉलोइंग स्टेप्स इन कंसिडरेशन। जो केमिकल फार्मूला उसके लिए कुछ स्टेप्स चाहिए, उसको हमने फॉलो लिखना है। सबसे पहले तो हमने सोचना केमिकल फार्मूला जो है, कोई भी कंपाउंड है, तो ये एक एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है वो एलिमेंट है, जब इसका H2SO4 जब इसका रिएक्शन करवाएंगे ये कंपाउंड बन जाएगा। जो कंपाउंड है ना, और इस कंपाउंड का क्या है केमिकल, इसका केमिकल फार्मूला है, ठीक है।
Symbols of two elements are written side by side in order to positive ion first and negative ion line. सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ H2 है तो इस पर पॉजिटिव, हमेशा पहले वाले पे पॉजिटिव आएंगे, फिर दूसरे पे SO4 है तो इस पर नेगेटिव आएंगे आएगा। ठीक है, ये साबित कि पहले पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, पहले स्टेप में ये। The valency of each ion is written on the right top corner of its symbol. Sodium chloride, calcium, oxygen, यानी कि जो वैलेंसी ये वैलेंसी, ठीक है, ये इसके ऊपर लिखी जाएगी, यानी कि -1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, वैलेंसी हमेशा ऊपर लिखेंगे। ठीक है, वैलेंसी इज ऑलवेज रिटन इन राइट टॉप कॉर्नर ऑफ अ सिंबल। ठीक है, नंबर 3 पे बहुत ही आसानी, दिस वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्राउट टू द लोअर साइड कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, सोडियम की है वैलेंसी प्लस, आगे क्लोराइड है उसकी माइनस है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, इनकी वैलेंसेस एक्सचेंज हुई, प्लस इधर और माइनस इधर चले, वैलेंसेस एक्सचेंज हुई। ठीक है, तो द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्राउट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। उसके बाद हमारे पास जो है फोर्थ पे आएगा, इसमें कहते हैं इफ द वैलेंसेस आर सेम, अगर तो किसी भी एलिमेंट की, दो एलिमेंट है उनकी वैलेंसेस सेम है, आर ऑफसेट एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला, और वो केमिकल फार्मूला में लिखी नहीं गई, बट इफ दे आर डिफिकल्ट दे आर इंडिकेटेड एज द सेम पोजीशन। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड बोथ द वैलेंसेस आर ऑफसेट एंड फार्मूला इज रिटन इन NaCl, whereas calcium chloride is represented by formula। क्या है, कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला है CaCl2। ठीक है, जबकि यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि सोडियम क्लोराइड है NaCl, सोडियम का पॉजिटिव क्लोराइड का माइन, कह रहे हैं इन दोनों की वैलेंसेस सेम है। ठीक है, इन दोनों की वैलेंसेस सेम है। ठीक है, अब इन दोनों की क्योंकि वैलेंसेस सेम है तो इसमें जज करना मुश्किल होता है कि सोडियम और क्लोराइड के ऊपर कौन कौन सा चार्ज है, ये हिसाब है वैलेंसेस सेम होने की वजह से। ठीक है, इसीलिए जब इसका फार्मूला बनेगा, क्योंकि वैलेंसेस सेम है तो इसको सिंपली ऐसे राइट करेंगे। ठीक है, कोई इसका स्पेशल साथ वैलेंसी नहीं लगाएंगे। नंबर 5 पे कहता है इफ एन आयन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, अगर कोई भी आयन है वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का मजमूआ है, विच इज कॉल्ड रेडिकल। इफ एन आयन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, अगर एक आयन है, ठीक है, इसके अंदर पाया जा रहा है 2 या 2 से ज़्यादा एटम पाए जा रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 या 2 से ज़्यादा, तो ऐसे जो आयन है उसको हम कहेंगे रेडिकल। ठीक है, bearing a net charge on it, for example SO4, यहाँ पे एग्जांपल दिए सल्फर सल्फेट की, फॉस्फेट की। ठीक है, जिनके ऊपर वैलेंसी 2 माइनस है, 3 माइनस है। द केमिकल फार्मूला ऑफ सच कंपाउंड इज रिटन एज एक्सप्लेन्ड, इस तरह इसका केमिकल फार्मूला कह रहे हैं, हमने 3 में बता दिया गया है। ठीक है, और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। What is empirical formula? अच्छा, ये डिफरेंस है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में, यहाँ पे हम डिफरेंस करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ पे हम इनका डिफरेंस करेंगे। ठीक है, नंबर 1 पे डेफिनेशन, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होती है। केमिकल फार्मूला आर ऑफ 2 टाइप्स, केमिकल फार्मूला 2 टाइप की हैं, एक एम्पिरिकल फार्मूला और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो सिंपलेस्ट रेशियो है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है रेशियो ये 2,
तो मैं इसको कट कर दूँ, 2 1 2, 2 3 6, एक ही टेबल पे कट हो रही है। अब ये जो सिंपलेस्ट रेशियो निकले ना, जो आगे कट नहीं हो सकती, तो ये हमारा होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। जबकि ये जो रेशियो है ना, जो असल बता रही है कि किसी कंपाउंड की एक्चुअल जो है रेशियो ये है, तो वो उसका होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कितना आसान हो गया इस चीज़ को समझना। तो केमिकल फार्मूला दो टाइप्स के, एक एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला है वो हमारा है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। और इसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर है दैट शोज, इसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हो। ये जो एक्चुअल जो असल में बताया कि असल इसके नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं हर एलिमेंट के, हर एलिमेंट के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। सिंपलर फॉर्म में यानी कि CH और O, हाँ CHO यानी कि CH यहाँ तो हाइड्रोजन की 2 शो, और एक्चुअल फॉर्मूला C6H12O6, ये एक्चुअल फार्मूला है, ठीक है। हमारे पास ये एक्चुअल फार्मूला है और ये है एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला, और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जिसमें हो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये सिंपलेस्ट है, इसको सिंपलेस्ट में मॉलिक्यूलर, इसको सिंपलेस्ट में कैसे कन्वर्ट करो, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6 हो गया ना सिंपलेस्ट में कन्वर्ट। उसके बाद कुछ चीज़ें समझने के लिए हमारे पास हैं, यहाँ पे डिफरेंस है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का। अच्छा, ये डिफरेंस आ जाता है हमारा कि एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर डिफरेंस करना है। यहाँ पे कुछ एक टाइप है द covalent compound silica has simplest ratio of 1:2। कह रहे हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए कि सिलिका जो है, जो कि कोवलेंट कंपाउंड है, उसकी रेशियो 1:2 सिलिकॉन की, ठीक है। Therefore its empirical formula, जबकि इसका empirical formula है SiO2। Similarly ग्लूकोज सिंपलेस्ट रेशियो, ग्लूकोज की सिंपलेस्ट रेशियो है 1:2:1, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिप्रेजेंटली, और उसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, ये ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है, ठीक है। तो इसके अंदर चीज डिस्कस हो रही है, एज डिस्कस अर्लियर द आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क। आयनिक कंपाउंड हमेशा 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, जिसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। ये 3 डायमेंशनल जो है वो हमारा है आयनिक कंपाउंड। ये देखिए, ये हमारा है आयनिक कंपाउंड 3 डायमेंशनल, जो 3 डायमेंशनली तौर पर हो, 3D फॉर्म में हो, वो हमारा होगा आयनिक कंपाउंड, ठीक है। इसको क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज है, हर आयन का जो है ऑपोजिटली चार्ज आयन है, ठीक है, हर आयन। इन सच अ वे टू फॉर्म इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड, जो कि एक दूसरे को न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहे होते हैं। Therefore the simplest unit taken as representative of ionic compound is called formula unit। तो जो सिंपलेस्ट यूनिट है सिंपल टाइप ऑफ फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला, और जो इसका सिंपलेस्ट यूनिट है इसका, और सिंपलेस्ट यूनिट है वो इसका है फार्मूला यूनिट, ठीक है। जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा इसकी आपने जो है ना एक इक्वेशन याद रखनी है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना वो हमेशा इक्वल होता है उसके एम्पिरिकल फार्मूले के, कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा किसके इक्वल होगा, उसके एम्पिरिकल फार्मूला, नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ
एंड मॉलिक्यूल्स, उसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला की तरह होगा। ठीक है। दूसरा ये कि अगर एक हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन, ये लेबोरेटरीज में यूज़ होने वाला है, होता है बेंजीन C6H6, यानी कि 2 3 6 2 3 6 3 1 3 3 1 3, तो इसका सिंपलेस्ट CH हो जाएगा, जबकि मॉलिक्यूलर C6H6। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दीजिए, कंपाउंड कुछ दिए हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बेंजीन है, ग्लूकोज। इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ग्लूकोज का दिया, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। फिर हमारे पास बेंजीन है, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसको एम्पिरिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, इस तरह से। अब हमारे पास एक और चीज़ यूज होती है, वो है मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास या फार्मूला मास। Molecular mass and formula mass. The sum of atomic masses of all atoms present in one molecule of a molecular substance is molecular mass. Molecular mass of chlorine is 791 A atomic mass unit, जबकि वाटर का H2 है जो कि है 18 AMU, और कार्बन डाइऑक्साइड का 44। अब ये मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है, जिसे हम फार्मूला यूनिट भी बोलते हैं, इसको हमने कैसे निकाला है, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। ठीक हो गया। मॉलिक्यूलर मास द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, जितने भी एटॉमिक मासेस हैं उसका सम, उसका टोटल जो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर पाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं एटॉमिक मास, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, HNO3। ठीक है, ये हमारी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, जबकि नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन हमारे पास होती है 16। ये हमें कैसे पता चलेगा कि इनके एटॉमिक मासेस ये है, फलाना ये है, फलाना ये है। ठीक है, तो हमारे पास भी बाकायदा इसकी एक टेबल मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे जिसके हमें जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर सारी डिटेल्स होती है। तो आप मेन भी याद कर लेना सबके एटॉमिक मासेस, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है। हमारी पीरियोडिक टेबल है, ये हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, ये पोटाशियम का 19, ये इसके एटॉमिक मासेस हैं, जबकि नीचे वाले एटॉमिक नंबर हैं, ऊपर वाले एटॉमिक मासेस हैं। यहाँ से और फिर ज़ाहिर बात है, कर करके इंसान को प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब इंसान प्रैक्टिस करता है तो वो परफेक्ट होता चला जाता है। प्रैक्टिस से ही आपको इसके एटॉमिक मासेस याद होंगे। अब यहाँ पे इसको मैंने हल करना है, इनका टोटल जो है सम मैंने वो निकालना है। ठीक है, तो इनका टोटल सम निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, इसको प्लस किया, हाइड्रोजन का 1 है प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 है। अब क्योंकि ऑक्सीजन का 16 है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है, ठीक है, 3 है। उस 16 को उस 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस 14, 6 3 तो है हमारे पास आ जाएगा 48। ठीक है, इसको ऐड कर लें, 15 प्लस 48। ठीक है, हमारे पास टोटल जो है आ जाएगा 63 एटॉमिक मास यूनिट टोटल इसका, यानी कि ये 8 और ये हो गए 13 और कैरी लिया। ठीक है, ये 5 और ये 6 हो गए एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, यहाँ पे जो है बाकियों को क्यों नहीं किया, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर नहीं दिया गया था। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर दिया गया था, इसीलिए 16 को मैंने इस पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, उनका सम उनका है मॉलिक्यूलर मास, जबकि फार्मूला मास
इसके अंदर जितना भी सम होगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज का एक फार्मूला यूनिट के अंदर, ठीक है, वो हमारा एटॉमिक मैस यूनिट होगा। इसका भी सेम ही चेक करें, ठीक है। फार्मूला यूनिट के अंदर जो इसका द सम ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फार्मूला मैस। एटॉमिक में मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस का प्रोसीजर एक ही है, ठीक है। दोनों के अंदर ऐसे ही हमने लगा के तो करना है। अब केमिकल स्पीशीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन। एक है हमारे पास पॉजिटिव आयन, दूसरा है हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव को एनाइन बोलते हैं, नेगेटिव को केटाइन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बात समझ आ गई, ठीक है। और अब हमने जो बाकी इसके अलावा इसमें कुछ समझने की बात नहीं। एटम है और आयन का यहाँ पे डिफरेंस है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये एक मार्कर है। इसका जो सबसे छोटा हुआ सा पार्टिकल है ना, वो एटम है। उस पार्टिकल्स ने, उस एटम ने जब मिलियंस ऑफ एटम्स के साथ मिलके बनना है तो कोई भी चीज़ वजूद में आनी है, चाहे वो कोई नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे वो कोई लिविंग थिंग हो। एटम है सबसे छोटा सा टाइनी पार्टिकल, ठीक है। जबकि आयन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कौन सा कंपाउंड जिसके ऊपर आयन होते हैं, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव होते हैं, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव, ठीक है। और एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। आज़ादाना तौर पर एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि आयन आज़ादाना तौर पर इंडिपेंडेंटली तौर पर घूमेगा एयर में, हमारे मुख्तलिफ एटमॉस्फेयर में। एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, ठीक है, जबकि आयन पे पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। सबसे पहले एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसी तरह आयन जो है वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसका? आयनिक कंपाउंड का। और एटम है इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करता, जबकि आयन एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। एटम जो है वो न्यूट्रल है, जबकि आयन वो न्यूट्रल नहीं है, या तो हमेशा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? It is the smallest particle of an element or compound which can exist independently and shows all the properties of that compound. सबसे छोटा पार्टिकल एलिमेंट का या कंपाउंड का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, हमेशा ज़्यादा तौर पर घूमता है और उसके अंदर हर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज मौजूद हो। एक कंपाउंड हो उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज हो, खसूसियात हो। जबकि मॉलिक्यूलर आयन की जब बात होगी ना तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे या गेन होंगे, या तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन से आएगा या एक तरफ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये दो कंडीशंस होंगी। मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होगा और मॉलिक्यूलर आयन पे या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा एटम्स का कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन का हो सकता है, नाइट्रोजन का हो सकता है, फास्फोरस का सल्फेट के साथ, क्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ, हमेशा जो है मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन होगा एटम्स के साथ। जबकि मॉलिक्यूलर आयन का, जब मॉलिक्यूल ने आयनाइज होना है, उस पर आयन्स जो है प्रोड्यूस होने हैं, तो उस तरह से जो है मॉलिक्यूलर आयन बनता है। हमेशा मॉलिक्यूल स्टेबल है, लेकिन मॉलिक्यूलर आयन रिएक्टिव है, रिएक्ट कर जाता है। फ्री रेडिकल्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब रेडिकल्स आपको समझनी, एक दफ़ा समझ लिया रेडिकल्स, फिर रेडिकल्स जो है ना इजीली जो है ना आप लोग अगर क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कर लेते हैं। फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स possessing odd number of
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा एटम या एटम का ग्रुप होगा जिसमें ओड नंबर्स मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये फॉर्म होगी हमारा रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल्स आर एटम्स। फ्री रेडिकल्स हमेशा होंगे एटम्स ही होंगे या एटम्स का ग्रुप होगा जिन पे ओड नंबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, अनपेयर्ड, पेयर्ड भी अनपेयर्ड होंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ऑन an element. Free radicals are generated by the homolytic breakage of the bond between two atoms when they absorb heat or energy. A free radical is extremely reactive species. It has tendency to complete its octet. Show some of the differences between ions. अच्छा, ये फ्री रेडिकल है ना, करते हैं, कह रहे थे इस पे सन की रेडिएशंस पड़ती हैं तो ये जो मॉलिक्यूल बना होता है ना, ठीक है, ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेकेज होता है। इस सूरत में ना, जो ब्रेकेज होने के बाद जो एटम है ना, वो रेडिकल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है, रेडिकल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और जब रेडिकल की शक्ल इख्तियार कर लेता है ना, तो फिर वो एक रिएक्टिव स्पीशी बन जाती है जिससे खतरा हो, जो रिएक्ट करने की सलाहियत रखता है। दूसरा कि रेडिकल्स हमेशा किसी न किसी तरह से अपने आप को कंप्लीट रखते हैं, यानी कि अपना इन्होंने फिल रखना है, चाहे दूसरे एटम को या कंपाउंड को खाली कर दे, उनमें से उनका इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, लेकिन अपने मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, ठीक हो गया। मॉलिक्यूलर मास द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, जितने भी एटॉमिक मासेस हैं उसका सम, उसका टोटल जो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर पाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं एटॉमिक मास, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, HNO3, ठीक है, ये हमारी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, जबकि नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन हमारे पास होती है 16। ये हमें कैसे पता चलेगा कि इनके एटॉमिक मासेस ये हैं, फलाना ये है, फलाना ये है, ठीक है। तो हमारे पास ही बाकायदा इसकी एक टेबल मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे, जिसके हमें जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर सारी डिटेल्स होती है। तो आप में भी याद कर लेना सबके एटॉमिक मासेस, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है। हमारी पीरियोडिक टेबल है, ये हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, ठीक, पोटाशियम का 19, ये इसके एटॉमिक मासेस हैं, जबकि नीचे वाले एटॉमिक नंबर हैं, ऊपर वाले एटॉमिक मासेस हैं। यहाँ से और फिर ज़ाहिर बात है, कर करके इंसान को प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब इंसान प्रैक्टिस करता है तो वो परफेक्ट होता चला जाता है। प्रैक्टिस से ही आपको इसके एटॉमिक मासेस याद होंगे। अब यहाँ पे इसको मैंने हल करना है, इनका टोटल जो है सम मैंने वो निकालना है, ठीक है। तो इनका टोटल सम निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, इसको प्लस किया, हाइड्रोजन का 1 है प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 है। अब क्योंकि ऑक्सीजन का 16 है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है, ठीक है, 3 है, उस 16 को उस 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस 14, 6 3 आर, ये हमारे पास आ जाएगा 48, ठीक है। इसको ऐड करें, 50 प्लस 48, ठीक है, और हमारे पास टोटल जो है आ जाएगा 63 एटॉमिक मास यूनिट टोटल इसका, यानी कि ये 8 और ये हो गए 13 और कैरी लिया
ठीक है, ये 5 और ये 6 हो गए एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, यहाँ पे जो है बाकियों को क्यों नहीं किया, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर नहीं दिया गया था। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर दिया गया था, इसीलिए 16 को मैंने इस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, उनका सम उनका है मॉलिक्यूलर मास, जबकि फॉर्मूला मास इसके अंदर जितना भी सम होगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस का एक फार्मूला यूनिट के अंदर, ठीक है, वो हमारा एटॉमिक मास यूनिट होगा। इसका भी सेम ही चेक करें। ठीक है, फार्मूला यूनिट के अंदर जो इसका द सम ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फार्मूला मास। एटॉमिक में मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास का प्रोसीजर एक ही है। ठीक है, दोनों के अंदर ऐसे ही हमने लगा के तो करना है। अब केमिकल स्पीशीज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन। एक है हमारे पास पॉजिटिव आयन, दूसरा है हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव को एनाइन बोलते हैं, नेगेटिव को केटाइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझ आ गई। ठीक है, और अब हमने जो बाकी इसके अलावा इसमें कुछ समझ नहीं आई इतनी बात नहीं। एटम है और आयन का यहाँ पे डिफरेंस है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये एक मार्कर है। इसका जो सबसे छोटा हुआ सा पार्टिकल है ना, वो एटम है। उस पार्टिकल्स ने, उस एटम ने जब मिलियंस ऑफ एटम्स के साथ मिलके बनना है तो कोई भी चीज़ वजूद में आनी है, चाहे वो कोई नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे वो कोई लिविंग थिंग हो। एटम है सबसे छोटा सा टाइनी पार्टिकल। ठीक है, जबकि आयन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कौन सा कंपाउंड जिसके ऊपर आयन्स होते हैं, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव होते हैं, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव। ठीक है, और एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। आज़ादाना तौर पर एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि आयन आज़ादाना तौर पर इंडिपेंडेंटली तौर पर घूमेगा एयर में, हमारे मुख्तलिफ एटमॉस्फेयर में। एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। ठीक है, जबकि आयन पे पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। सबसे पहले एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसी तरह आयन जो है वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसका? आयनिक कंपाउंड का। और एटम है इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट करता, जबकि आयन एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। एटम जो है वो न्यूट्रल है, जबकि आयन वो न्यूट्रल नहीं है, या तो हमेशा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? It is the smallest particle of an element or compound which can exist independently and shows all the properties of that compound. सबसे छोटा पार्टिकल एलिमेंट का या कंपाउंड का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, हमेशा ज़्यादा तौर पर घूमता है और उसके अंदर हर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज मौजूद हो। एक कंपाउंड हो उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज हो, खसूसियात हो। जबकि मॉलिक्यूलर आयन की जब बात होगी ना, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे या गेन होंगे, या तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन से आएगा या एक तरफ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये 2 कंडीशंस होंगी। मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होगा और मॉलिक्यूलर आयन पे या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा एटम्स का कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन का हो सकता है, नाइट्रोजन का हो सकता है, फास्फोरस का सल्फेट के साथ, क्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ, हमेशा जो है मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन होगा एटम्स के साथ। जबकि मॉलिक्यूलर आयन का, जब मॉलिक्यूल ने आयनाइज होना है, उस पर आयन्स जो है प्रोड्यूस होने हैं, तो उस तरह से जो है मॉलिक्यूलर आयन बनता है। हमेशा मॉलिक्यूल स्टेबल है, लेकिन मॉलिक्यूलर आयन रिएक्टिव है, रिएक्ट कर जाता है। फ्री रेडिकल्स,
रेडिकल्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब रेडिकल्स आपको समझनी, एक दफ़ा समझ लिया रेडिकल्स, फिर रेडिकल्स जो है ना इजीली जो है ना आप तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कर लेते हैं। फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स possessing odd number of unpaired electrons। ऐसा एटम या एटम का ग्रुप होगा जिसमें ओड नंबर्स मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है। तो ये जो है ना ये फॉर्म होगी हमारा रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल्स आर एटम्स, फ्री रेडिकल्स हमेशा होंगे एटम्स ही होंगे या एटम्स का ग्रुप होगा जिन पे ओड नंबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, अनपेयर्ड, पेयर्ड भी अनपेयर्ड होंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ऑन an element। Free radicals are generated by the homolytic breakage of the bond between two atoms when they absorb heat or energy। A free radical is extremely reactive species। It has tendency to complete its octet। Show some of the differences between ions। अच्छा, जो फ्री रेडिकल है ना क्या करता है, कह रहे जब इस पे सन की रेडिएशंस पड़ती हैं तो ये जो मॉलिक्यूल बना होता है ना, ठीक है, ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेकेज हो जाती है। इस सूरत में ना जो ब्रेकेज होने के बाद जो एटम है ना वो रेडिकल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है, रेडिकल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो जब रेडिकल की शक्ल इख्तियार कर लेता है ना तो फिर वो एक रिएक्टिव स्पीशीज बन जाती है जिससे खतरा हो, जो रिएक्ट करने की सलाहियत रखता हो। दूसरा कि रेडिकल्स हमेशा किसी न किसी तरह से अपने आप को कंप्लीट रखते हैं, यानी कि अपना इन्होंने फिल रखना है, चाहे दूसरे एटम को या कंपाउंड को खाली कर दे, उनमें से उनका इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं